हाय दोस्तों। अपने इस चैनल पे आप सभी का मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। पिछली बार हमने एक कांस्टेबल भर्ती चल रही थी, उस दौरान एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, अभी बहुत लोगों तक पहुँच गया है। पर मज़ेदार बात यह है कि करीब अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक लगभग 3,000 से ज़्यादा व्यू हो चुके थे। पर सब्सक्राइबर उतने उस हिसाब से आ नहीं रहे हैं। धीरे धीरे सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे, यकीन है, क्योंकि कुछ लोग तो जुड़ना चाह रहे हैं हमसे। तो जो लोग देख रहे हैं आके रैंडमली और जा रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि अगर वो उनको लगता है कि हमारा मतलब इस चैनल का सपोर्ट करना चाहिए तो वो सब्सक्राइब कर लेते हैं तो थोड़ा अच्छा रहता है। निवेदन कर सकता हूँ, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन फिर भी चैनल के एल्गोरिथम के लिए अच्छा रहता है। तो जो साथी हमारे आ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और भविष्य में मतलब अगर उनको लगता है कि इस चैनल पर रहने से कुछ उनको कुछ मिल रहा हो, थोड़ा मोड़ा भी फ़ायदा किसी तरीके का, या कुछ व्यू, एक पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा हो, तो आ सकते हैं, जुड़ें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि हमारे जो वीडियोस आपके किसी काम आ सकते हैं, आप उसको शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं। उस जो पुराने वीडियोस थे उसमें बहुत सारे सवाल आ रहे थे, तो अच्छा लगा कि हाँ, लोगों को लग रहा है कि कुछ अब बात करनी चाहिए, तो बात करने का अच्छा तरीका है ये एक। और मैं दुनिया से बात करना चाहता था, तो एक ऐसा मंच चाहिए था मुझे जहाँ से मैं बात करूँ। तो यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं यहाँ अनंत से बातें कर रहा हूँ, पूरे सृष्टि से। और मैंने अपना एक ये वीडियो बनाता हूँ और डाल देता हूँ। अब ब्रह्मांड में जहाँ तक ये वीडियो पहुँच जाए सब देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। और ये एक तरफ़ा संवाद है अभी फ़िलहाल। तो मैं बोलूँगा और फिर जाहिर सी बात है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सुन रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है तो सुनिए, नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हो। ये खासियत है इंटरनेट की और यूट्यूब की कि मतलब अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा है तो आप बीच में से ही बंद करके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जो वीडियो है ये सिर्फ़ और सिर्फ कुछ चीज़ों को क्लेरिफाई करने के लिए, कुछ जो सवाल उसमें आए थे उन सवालों को मैं का जवाब देना चाहता हूँ। जैसे कि बहुत से भाई उसमें मेरे को ये कमेंट में पूछ रहे हैं कि मेरा 87 आया था फिजिकल में, कुछ लोग बता रहे हैं 67 आया था, कुछ का 70 आया था, तो वो लोग पास हो गए हैं। तो अब उनका जो सवाल है, एक बुनियादी सवाल है कि अब अपना आगे का क्या। तो देखिए, विज्ञापन आप सब ने पढ़ लिया होगा, मैंने पहले वीडियो में भी कहा था, आप किसी भी भर्ती में उसका विज्ञापन ज़रूर पढ़िए, और वो सबसे ज़रूरी कदम होता है। और विज्ञापन में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो आप जब पास हो चुके हैं फिजिकल, तो अब अगला जो आप देंगे वो रिटर्न का एग्ज़ाम होगा। तो व्यापम लेगा, ये भी अभी सबको पता चल चुका है। और जैसा कि बताया जा रहा है कि व्यापम ने अपने शेड्यूल में लिखा हुआ है कि सितंबर महीने में आरक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा ली जाएगी, तो तब होगा। अगर मान लीजिए कि पहले होता है तो उसकी सूचना आपको दी जाएगी, और जो भी होगा सार्वजनिक सूचना के माध्यम से ही होगा। तो कोई ऐसा नहीं है कि दबा छिपा नहीं हो कि अचानक से परीक्षा ले लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला, वो ऐसा संभव ही नहीं है। तो अभी जब हम लोग इस चैनल पे और जो कुछ वीडियोस आएंगे उसमें हम मेहमान बुलाएंगे और ऐसे लोगों को सब बातचीत करेंगे जिन्होंने आरक्षक भर्ती में भी सफलता प्राप्त की है, सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम में भी पिछले सफलता प्राप्त की है। ऐसे एक दो मेहमान हैं जिन मेरे जान पहचान में, मेरे नज़दीकी हैं कुछ लोग। तो उनको बुला के उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपनी तैयारी कैसे की थी। इसके अलावा इस चैनल पे हम और जो पीएससी पास आउट अधिकारी हैं, रिसेंटली यंग हमारे अधिकारी, उनसे बातचीत का वीडियो भी एक लाने का कोशिश कर रहे हैं, कि जिससे कि आपको ये पता चले कि तैयारी उन्होंने कैसे की और उनको सफलता मिलने में कितना समय लगा। क्या होता है कि न्यूज़पेपर में बहुत भ्रामक हेडलाइन आती है कि 6 महीने में देखिए इस आदमी ने लोक सेवा आयोग की परीक्षा क्लियर कर ली और 3 महीने में निकाल ली। तो वो बहुत भ्रामक हेडलाइन होती है, वो संभव नहीं है कि इतने कम समय में किसी को सफलता मिले। आदमी जो तैयारी कर रहा होता है कम से कम 2 साल 3 साल 4 साल तैयारी करता है, 1-2 अटैम्प्ट लग जाते हैं उसको निकालने में। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पहले अटैम्प्ट में निकालते हैं, लेकिन पहला अटैम्प्ट निकालने के लिए भी कम से कम 1 साल की तैयारी कम से कम मिनिमम वो करेंगे। उससे कम में मुझे अभी तक मैंने किसी को देखा नहीं ऐसा कोई चमत्कारी देव पुरुष जिसने ना फॉर्म भरा और 3 महीने में निकाला हो। तो ये भ्रम को सबसे पहले दूर कर लें कि कोई जादू की छड़ी होती है और तत्काल सफलता मिलेगी, वो नहीं मिलने वाला।
समय तो लगेगा। और हाँ, जो मेहमान आएंगे वो फिर आपको बताएंगे अपनी यात्रा, उनसे बातचीत करके जानने समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपनी तैयारी कैसे की, क्या क्या दिक्कतें आई उनको। कुछ किताबों का नाम वो ले सकते हैं। मैं पर्टिकुलरली किसी किताब का नाम रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि लोगों को लग सकता है कि ये उसका नाम ही क्यों रिकमेंड कर रहा है, तो इसलिए हम अपन किताबों का नाम रिकमेंड नहीं करते हैं। बस मैं आपको एक जनरल आइडिया दूंगा, आपको खुद से ही अंदाज़ा लगा के समझना पड़ेगा कि मैं किस किताब की बात कर रहा हूँ। क्योंकि गाइड बुक, नोटबुक और स्टूडेंट एडिशन बुक्स, रेफरेंस बुक, आपको इन सब का मतलब समझना पड़ेगा। ऑनलाइन कोचिंग को लेकर भी कुछ जब बात हो रही थी कुछ कैंडिडेट से, तो पता चला कि किस तरीके से उनको धोखा होता है उसमें, और जो इंस्टीट्यूट वाले जब इस तरीके के कोर्सेस ऑफ़र करते हैं तो उसमें किस तरीके से वो अपने कुछ बातों को छिपाते हैं, और किस तरीके से वो जब रजिस्टर्ड हो जाते हैं एक बार कस्टमर यानी कि जो स्टूडेंट, तो उनके साथ कैसे धोखा होता है, उन उन चीज़ों के ऊपर भी एक छोटी सी चर्चा करेंगे। मेरा मकसद किसी को मतलब काउंटर करने का बिल्कुल नहीं है। जब आप एक प्रतिभागी के तौर पे तैयारी करते हैं तो आपको कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, ताकि आप धोखे में मत फंसे, वरना बस लोगों को ब्लेम करते रह जाएंगे कि उसकी वजह से नहीं हुआ, या उसने मदद नहीं की और उस कोचिंग ने धोखा दे दिया, या फलाना आदमी के सलाह मान के हम डूब गए। तो कैरियर आपका है, परीक्षा आपकी अपनी है, सफलता आपकी अपनी है, असफलता आपकी अपनी है। हमारे एक राष्ट्रीय स्तर के एक मुक्केबाज भाई थे, विजेंद्र सिंह, अगर आपने नाम सुना होगा, कि नेशनल लेवल के थे। जब एमेच्योर से प्रोफेशनल बॉक्सिंग उन्होंने छोड़ी और उसके बाद फिर अपना जो क्लब बॉक्सिंग चालू की, तो उस वक्त जब एक सॉरी जब वो ओलंपिक खेल रहे थे, ओलंपिक में जब हार गए थे अपना मुकाबला पहला, तो उस वक्त उस आदमी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि बोले कि मैं अपनी हार को पूरे गर्व के साथ स्वीकार करता हूँ। जब जीत मेरी अपनी है तो हार भी मेरी अपनी है। तो आपका कलेजा इतना मजबूत होना चाहिए। उस आदमी ने मतलब दिल जीत लिया था भाई, कि मतलब जो बोला कि अगर जीत मेरी है तो हार भी मेरी अपनी है। ये नहीं कि जब जीत गए तो सब वाह वाह, और हार गए तो फिर हार तो अनाथ होती है। तो एक कोटेशन भी आपको कई बुक्स में मिलेगा, आप देखेंगे। एक हिस्ट्री की किताब थी, स्टूडेंट एडिशन बुक, उसके सामने में लिखा हुआ था कि हार तो अनाथ होती है, सफलता के कई बाप होते हैं पर हार तो अनाथ होती है। इसका मतलब ये है कि जब कोई आदमी सफल हो जाता है ना, तो उसका श्रेय लेने के लिए बहुत सारे लोग अचानक से पैदा हो जाते हैं, और जब कोई आदमी असफल होता है ना, तो कोई उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता, और कैंडिडेट खुद भी उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा होता, सबके ऊपर दोष देता है। वो अपने ऊपर कभी गिरेबान में झांक के नहीं देखता कि मैं असफल क्यों हो गया हूँ। तो हमेशा याद रखिए, उगते सूरज को सलाम, वो तो दुनिया का नियम है, लेकिन आपको कम से कम ये खुद पर आत्मविश्वास रखना पड़ेगा कि आप सफल क्यों हो रहे हैं और आप असफल क्यों हो रहे हैं। तो ये सब चलता रहेगा। और जैसा कि आपको बता ही चुका हूँ कि हम आने वाले समय में कुछ मेहमानों के इंटरव्यू लेंगे, और वो चलेगा। और अगला जो अभी रिटर्न एग्ज़ाम आने वाला है वो है CDS का एग्ज़ाम, जो मेरा फेवरेट है, क्योंकि मैंने उसका रिटर्न निकाला हुआ था, तो मुझे बहुत मज़ा आता है उसके बारे में बात करने में। तो कुछ क्वेश्चन उसके लेंगे और उन क्वेश्चन से चर्चा चालू करेंगे, और देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर में लोग किस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं, और उसके ऊपर चर्चा चालू करेंगे। और आखिरी में इस वीडियो में ये तो अपनी मेन बात हो गई कि भाई अगर आप आते हो चैनल पे तो देखते हो, अगर आपको लगता है कि कुछ अच्छा हो रहा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए इसको, तो हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल पहुँचेगा। और इसके अलावा और भी कुछ बातें करेंगे। तो हाँ, और आरक्षक भर्ती को लेकर जो एक क्वेश्चन को लेकर बात हो रही थी कि हमको कितने नंबर और रिटर्न में बनाने पड़ेंगे। तो देखिए, जो पिछले बार का पैटर्न था, पुलिस विभाग ने ली थी परीक्षा, उसमें 100 क्वेश्चन थे और 100 नंबर ही थे लगभग। तो हम क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं, नंबर जितने भी रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसको 100% मान लेंगे। तो 100 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन में से 45-50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के ऊपर थे, और बाकी के क्वेश्चन में से करीब 25 के क्वेश्चन, जैसे बता रहे थे कैंडिडेट से मेरी बात हुई, तो उसमें करीब 15-20 क्वेश्चन थे करंट अफेयर वाले थे, और बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन थे 10-15 क्वेश्चन जो बचेंगे, उसमें सब एक ये लगभग की संख्या है, उसमें गणित के और विज्ञान के, सामान्य अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो बेसिक जनरल नॉलेज होता है उसके क्वेश्चंस थे, और इस तरीके के सारे क्वेश्चन बनते हैं। मतलब मोटे मोटे तौर पर
50% छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन और बाकी 50% जो है सामान्य ज्ञान का जो पेपर होता है वैसा है, जिसमें कि आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार, अंतर्राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान, राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा एक रोल रहता है, इसको हमेशा याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें भी है, गणित के भी सवाल 4-5 रहेंगे। जाहिर सी बात है कि इसमें 10वीं पास कैंडिडेट भी हैं और कुछ कैटेगरीज में 5वीं पास भी रखा गया था। तो गणित के सवाल बहुत कठिन होंगे ये संभव नहीं है। वो सामान्य सवाल होंगे जो कि इंटरमीडिएट लेवल के होते हैं, 10वीं या उससे नीचे लेवल के ही रहेंगे। और उसमें जो रहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज हो गया या समय सामान्य ब्याज निकालने का होता है या समय दूरी के होंगे, ऐसे सामान्य प्रश्न होंगे, या एवरेज स्पीड वाली बात होगी या औसत संख्या निकालना। तो जो कुछ सामान्य गणित होता है ना, जिसको कि आप आसानी से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे सवाल उसमें ज़रूर होंगे। तो गणित के एकदम सामान्य सवाल होंगे, संख्या पद्धति के ऊपर कुछ सवाल हो सकते हैं जो कि 5वीं-8वीं लेवल का होगा और उससे ऊपर का नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखिए कि 5वीं-8वीं लेवल के जो गणित के सवाल होते हैं वो भी इतने आसान नहीं होते कि आप एक झटके में बना लें। और कॉम्पिटिशन एग्जाम में समय का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि आपको 2-2.5 घंटे में सारे क्वेश्चन बनाने हैं। तो आपको गणित भी बनाना है, विज्ञान भी बनाना है और बाकी सब काम भी करना है। तो तैयारी आपकी अभी से करेंगे तो एक उम्मीद बनेगी, और अगर तैयारी अभी से नहीं करेंगे तो कोई उम्मीद नहीं बनेगी। जिन लोगों के 70 से ज़्यादा नंबर फिजिकल में आए हैं, आप उसको अपना बोनस नंबर समझिए। फिर बोल रहा हूँ, रिटन एग्ज़ाम में आपको अलग से 70% के आसपास नंबर लाना पड़ेगा ताकि आप अश्योर रहें कि आपका सिलेक्शन हो रहा है। 70% से कम नंबर में लेके अगर आप आते हैं 50-55, तो थोड़ा सा हमेशा अधर में लटके रहेंगे, भले ही उधर फिजिकल में आपके कितना भी ज़्यादा रहे। क्योंकि जो लोग भी पास आउट हुए हैं फिजिकल में, क्योंकि 60 नंबर तो पासिंग था जनरल में, तो जो भी लेके आ रहा है पासिंग हो रहा है वो 60-70 से ऊपर ही लेके आएगा उधर। तो अगर वो फिजिकल में 70 से ऊपर रखा है तो रिटर्न में भी तो 70 के आसपास लाएगा ही ना, बराबर का कम से कम रखेगा, तभी तो उसका कोई चांसेस बनेगा। तो मान के चलिए कि आपको 70% से ऊपर के नंबर लाने हैं, तो हल्के में मत लीजिए तैयारी को, अभी से कीजिए, दिन रात तैयारी कीजिए। करंट अफेयर को अभी से चालू कर दीजिए रेगुलर। मैंने पहले भी कहा था, 1-2 पत्रिका के नाम जिन लोग मिले थे मेरे से हिंदी माध्यम में, एक तो जो प्रतियोगिता दर्पण की मासिक पत्रिका आती है उसको अच्छा मानते हैं हम लोग, क्योंकि उसमें मिसप्रिंट कम रहते हैं और वो बहुत पुरानी पत्रिका है, बहुत पुरानी, हम लोग बचपन से उसको देख रहे हैं। तो मैं हमेशा उसको इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि उसमें गलतियाँ कम होती हैं और वो अच्छा कवरेज करता है राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान। तो उसको ज़रूर देखिए, करंट अफेयर उससे लीजिए और उसको करंट अफेयर्स के नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको मालूम रहे करंट अफेयर में फिर क्या और किस तरीके के सवाल सामान्य ज्ञान में। एक तो किताब के लेखक और वो जो प्रसिद्ध चरित्र रहते हैं, ये सारे इस तरीके के जो बातें रहेंगी वो सारा आ जाएगा। और फिल्म अवार्ड्स क्या क्या मिलते हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किस सन में मिले और किस सन के मिलते हैं, और उसकी संख्या होती है, उसका वर्षन होता है, मतलब 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार या 60वें फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि वो कौन सा संस्करण है पुरस्कारों का। इसी तरीके से बुकर प्राइज़ हो गया या फिर नोबेल प्राइज़ हो गया। नोबेल प्राइज़ जब मिलता है तो वो वैज्ञानिक किस देश का है, किस क्षेत्र में उसको दिया गया। और करेंटली शांति का नोबेल पुरस्कार सबसे फेमस है, फिर साहित्य का नोबेल पुरस्कार, ये कुछ ऐसे हैं जो एकदम आपके टिप पे होने चाहिए, मतलब बोलते हैं ना कि आपके टंग टिप, मतलब जीभ में रखे रहने चाहिए इसके जवाब, इसमें आप गलती नहीं कर सकते। बुकर प्राइज एक बहुत फेमस रहता है, साहित्य अकेडमी अवार्ड होते हैं, ये सब वो अवार्ड्स हैं जो आपको जानना ही चाहिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। फिर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो होता है, खेल पुरस्कार, 28 फरवरी 29 फरवरी को जो आपको मिलेगा, तो एक वो है। तो ये सब आपको होना चाहिए। अर्जुन अवार्ड किसको किसको मिला है, अगर संयुक्त रूप से मिला तो किन किन खिलाड़ियों को मिला, वो लोग किस खेल से संबंधित हैं, तो खिलाड़ी किस खेल से संबंध रखते हैं, ये सब आपको जानना जरूरी है। और इसी तरीके की और भी चीज़ें आएंगी। विज्ञान में सामान्य विज्ञान जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी, मसलन ब्लड ग्रुप, तो कौन सा ब्लड ग्रुप वाला जो होता है कि सभी को दे सकता है, कौन सा ब्लड ग्रुप वाला जो सभी से ले सकता है, तो ये सामान्य सवाल है। जैसे एक एग्जाम्पल है अभी, और जब अगले वीडियोस में जब हम लोग सब्जेक्ट वाइज चर्चा करेंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चंस को लेकर बात करेंगे। मतलब मैं क्वेश्चन पेपर देख रहा था CDS का, पिछला एक 2024 का कोई सा था, जिसमें एक ये था कि मनुष्य के शरीर में ऐसा कौन सा सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो ऐसे कई सवाल रहेंगे, हम इन सवालों के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि ये सवाल पकड़ना कैसे, और एक सवाल से 4 सवाल कैसे बनते हैं, तो उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसको पकड़ना कैसे। तो जब आप बेसिक सामान्य अध्ययन पढ़ रहे होंगे
और अपने किसी विषय की तैयारी करोगे, उसी समय आपको ये नोट्स आपके पक्के रहने चाहिए और आपको सवालों को देख के समझ में आ जाना चाहिए कि ये पूछना क्या चाह रहा है हमसे, ये एग्जैक्टली क्या आंसर चाहता है। तो उससे आपको थोड़ा सा तैयारी अच्छी हो जाएगी। और थोड़ा सा ये वीडियो तो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन क्या होता है कि जब इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो थोड़ा सा तो वीडियो लंबा हो ही जाएगा, इसका कोई इलाज नहीं है। तो ये है। और जब हमारे जो गेस्ट आएंगे उनसे बातचीत के दौरान भी हम कुछ चीज़ों को वहाँ पे भी अपना जो टेक है, उनकी बातें तो रहेंगी, पर उसी बीच में हम अपनी भी बीच बीच में मतलब मैं अपनी राय भी उस बीच में जोड़ना चाहूँगा। मेरी राय जब भी मैं दूँ तो मैं बार बार सबको एक ही चीज़ बोलता हूँ, भरोसा किसी के ऊपर मत करो। भरोसा सिर्फ उन चीज़ों के ऊपर करो जो पब्लिश्ड किताबें हैं, जो ठोस रेफरेंस बुक्स हैं। संविधान के बारे में अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो संविधान के बारे में अंतिम शब्द आपको संविधान की किताब में ही मिलेगा कि किस अनुच्छेद में है और क्या लिखा हुआ है। इसके अलावा संविधान की जो अंतिम व्याख्या है वो सुप्रीम कोर्ट करती है, तो आपको व्याख्या करनी नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना है, समझना है और क्वेश्चन के आंसर में आपको टिक लगाना है। तो ये काम करना है। तो आपको संविधान विशेषज्ञ नहीं बनना है, परंतु आपको संविधान को पढ़ना पड़ेगा। आरक्षक भर्ती की परीक्षा में भी संविधान के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि अगर किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ज़्यादा सवाल आ सकते हैं तो वो संविधान ही है, क्योंकि वो सबके लिए एक समान है। और एक नागरिक होने के तौर पे तो आपको पढ़ना ही है, और एक पुलिस वाले होने के तौर पे भी, तो जाहिर सी बात है कि नौकरी की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा जो नए कानून आए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन अधिनियमों को कब लागू किया गया, उसकी तारीख, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदन कब प्राप्त हुआ, राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि, ये दो चीज़ें। उसके बाद फिर जिस तारीख से ये प्रवर्तन में आ गई, प्रवर्तन में आ गए मतलब लागू हो गई, कि अब मतलब इस पर अब पुलिस इसी पे ही नए कानून के हिसाब से एफआईआर लेगी और न्यायालय नए कानून के हिसाब से ही चीज़ों को लेंगे। क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि भारतीय न्याय संहिता क्या होती है और नागरिक सुरक्षा संहिता क्या है। तो इसको आप लोग ज़रा एकदम हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि नए कानून लागू हुए हैं तो इसके ऊपर सवाल कुछ तो रहेंगे ही, दो चार तो रहेंगे ही। जनरल अवेयरनेस के सवाल रहेंगे, बहुत कठिन अंदर सिविल जज वाले सवाल नहीं रहेंगे, क्योंकि आरक्षक से उस गंभीर अध्ययन की उम्मीद कोई नहीं करता है। लेकिन फिर भी कब लागू हुआ, क्या था, क्या नई धाराएं है, ये सजा के कितने प्रकार आ गए हैं नए कानून में, ऐसे सामान्य प्रश्न तो हो ही सकते हैं, क्योंकि ये सरकार ने इसका प्रचार प्रसार बहुत किया था। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि जो चीज़ें प्रचार प्रसार में बहुत ज़्यादा होती हैं उसके बारे में सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन पेपर पे सवाल जरूर पूछे जाएंगे। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखेंगे। और मेरे इस चैनल पे जो कुछ एक वीडियो हम लोग जब कहीं ड्यूटी पे जाते हैं ना, तो बहुत खूबसूरत वहाँ पे कुछ नज़ारा मिलता है। जैसे एक अमृतधारा जलप्रपात वाला मैंने वीडियो डाला था, तो जब हम वहाँ पे ड्यूटी पे गए थे तब वो लगा, तो मैंने उसका वीडियो बनाया और उसको डाल दिया था। तो उससे क्या होता है कि एक तो जब आप उस वीडियो को देखते हैं तो ध्यान में रखिए कि क्या उसमें मैंने कहीं उस जगह का नाम बता रहा हूँ क्या। कोशिश करता हूँ कि उस जगह का नाम लूँ, तो जैसे एमसीबी में है वो, तो वो कहाँ पे अमृतधारा जलप्रपात, ये सवाल आ सकता है। पुराने समय में वो जब हम लोग तैयारी चालू किए थे उस समय छत्तीसगढ़ में वो सिर्फ सरगुजा जिले में आता था। सरगुजा जिले में आया, रक्सगंडा जलप्रपात है, वो सरगुजा जिले में आया, ख़त्म हो गया। लेकिन बाद में जब जिलों का विभाजन हुआ तो वो रक्सगंडा जलप्रपात अब सूरजपुर जिले में आता है। ठीक है, एक छोटा सा कुछ सेकंड्स का वीडियो है। और उसी तरीके से जो अमृतधारा जलप्रपात अब वो एमसीबी में आता है। और उसकी लोकेशन जो देखिए ना कैसे बदलता है। अभी एक और अभी डालेंगे हम लोग, जो सूरजपुर ज़िले में ही एक और ऐसी पिकनिक स्पॉट है और जिसको कि पर्यटन स्थल के नाम से जानते हैं, तो वो भी जीके का क्वेश्चन बन जाता है। लफरी घाट का एक डालेंगे तो लफरी घाट कहाँ पे आता है, तो वो भी सूरजपुर ज़िले में आता है। तो ये आपको एग्जैक्टली मालूम होना चाहिए। तो अभी जहाँ पे मैं हूँ तो, और ऐसी एक सैला नृत्य का एक वीडियो डाला था, तो वो भी एक ये सरगुजा क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय है। कटभिलवा करके जो उसमें एक वीडियो डाला हुआ था, एक आदमी जो लकड़ी का मास्क लगा के है, वो भी एक यहाँ का विशेषता है, वो यहाँ के जनश्रुति और लोक कथाओं का एक पात्र है। तो अगर मान लीजिए इसके ऊपर भी कोई स्पेसिफिक सवाल आ गया तो भी वो सवाल है। तो सामान्य अध्ययन का मतलब ये है कि जो चीज़ें समाज में प्रचलित है उसके ऊपर कुछ भी सवाल बन सकता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वैसे ही वीडियोस को डालूँ, और जो कुछ पुराने मेरे एक्सपेरिमेंटल कुछ वीडियोस ऐसे डाल दिए थे, वो कुछ वीडियोस तो मैं इसमें से हटाने वाला हूँ चैनल से, क्योंकि वो कोई ख़ास उसका कोई पॉइंट नहीं बनता। तो धीरे धीरे करके चीज़ें थोड़ी सी गंभीर होते जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। और उम्मीद करता हूँ कि आपका साथ बना रहेगा और आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें।
और कमेंट में थोड़ा सा मर्यादित भाषा का प्रयोग करें। जो भाई नाराज़ है किसी बात को लेकर, मुझे नहीं मालूम क्यों नाराज़ हैं, उनके पर्सनल गुस्सा किस बात पे है। और ये सारे वीडियोस पर्सनल कैपेसिटी में हैं और विभाग से इसका कोई लेना देना नहीं है, और मेरी राय सिर्फ और सिर्फ एक सलाह मात्र के लिए रहती है। और कृपया सावधानी रखें, खुद वेरीफाई करें चीज़ों को, तभी विश्वास करें। इंटरनेट पे हर चीज़ जो दिखती है वो सत्य नहीं होती, इस बात को अच्छे से समझ लें। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि इंटरनेट पे वायरल चीज़ें क्या है, हैशटैग क्या होता है और इस तरीके की जो चीज़ें हैं, और धोखे का शिकार आदमी क्यों हो जाता है। तो इन चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे आने वाले वीडियोस में, और धीरे धीरे करके बातों को और आगे बढ़ाएंगे। तो हमसे जुड़े रहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें तो चैनल को थोड़ा सा उससे बूस्टअप मिलता है, लोगों तक पहुंचता है। तो बस यहीं तक, धन्यवाद।